हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। बहुत दफ़े बच्चों ने हमसे सवाल किया कि सर ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में आप ज़रूर बताइए, क्योंकि टिश्यू कल्चर का जो वीडियो था उसे आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। फिर मैंने आपके लिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर का वीडियो डाला, आप उसको भी देखिए। और उसके बाद मैंने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशंस के भी वीडियो को डाले हैं, तो आप उसको भी देखिए। वो सारे वीडियोस टिश्यू कल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में जितने भी बच्चे हमारे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उनके भी सिलेबस में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आपके सिलेबस में नहीं है। ये सारे बहुत ही बेसिक टॉपिक हैं जो आपको ध्यान में देना है। जो पीजीटी के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो वो भी इसको ज़रूर ध्यान देंगे। अगर हम ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करें तो यार सिंपली सी एक वर्ड से हम लोग उठाते हैं, आपको इतनी ही बातें क्लियर हो जाएंगी। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब कि ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेन्स, जेनेसिस मतलब बनना। ऑर्गेन का बनना कहलाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। अब जब हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में जो हमारे एम्ब्रियोज बनते हैं, जैसे कि मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये तमाम तरह की जो चीज़ होती है, फिर उनसे जो ऑर्गेन्स डेवलप होते हैं वो ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाती है। जिससे कि इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म पाई जाती है लेयर वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑर्गेन्स बनते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं कि ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे रूट, स्टेम एंड लीफ, ताकि जो प्लांट है वो हमारा बाहर जा कर के जर्मिनेट कर सके। टिश्यू कल्चर में ऑर्गेनोजेनेसिस जैसे वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं, और आपको मैंने पहले भी कहा है कि टिश्यू कल्चर मतलब वो प्लांट जिसे हम लोग लैब में डेवलप कर रहे हैं। अब लैब में जिस प्लांट को हम डेवलप करते हैं उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जल्दी से जल्दी जो प्लांट है वो बाहर ग्रो करने के लिए अच्छा हो जाए। तो बात समझ में आती है टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो भाई आपको अब तक तो ये समझ में आ गया है कि टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली हाइब्रिड वेराइटीज़ और कुछ ऐसी वेराइटीज़ जो एक प्रॉपर अलग कंडीशंस में ग्रो करती हैं, मतलब अलग टेम्परेचर प्रेशर में ग्रो करती हैं, इस तरह के प्लांट को हम लोग जो है वो लैब के अंदर बनाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है टिश्यू कल्चर को, और टिश्यू कल्चर की ही एक स्टेप होती है जिसको हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न नहीं देखा है तो भाई जा कर के देखो, बहुत ही शानदार वीडियो बना हुआ है। ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करते हैं तो जो मेन होता है भाई, अगर आपको मैं बात करूं कि कोई प्लांट बाहर कैसे सरवाइव करता है, तो वो होता है रूट एंड शूट। रूट अगर और शूट आ गई किसी प्लांट के अंदर तो वो ग्रो कर जाता है। पर आपका सवाल आएगा कि टिश्यू कल्चर में तो सर ने कहा था कि जब हमारा बनता है तो कैलस बनता है, और कैलस के बाद हमारा जो है एम्ब्रियोइड बनता है। तो यहाँ पे रूट एंड शूट कहाँ से आई? तो रूट और शूट का आना ही ऑर्गेन का आना है, और यही कहलाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। तो मैं जस्ट वहीं जहाँ उसको ख़त्म किया था वहाँ से इसको शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे एम्ब्रियोइड या फिर कैलस से हमारे ऑर्गेन का डेवलपमेंट होता है, और कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं जो कि आती हैं। उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। तो ऑर्गेनोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? द फॉर्मेशन ऑफ रूट, शूट और फ्लावर बड्स फ्रॉम द सेल्स इन कल्चर इन मैनर लाइक एडवेंटिटियस रूट और शूट फॉर्मेशन इन कटिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि टिश्यू कल्चर्स में रूट, शूट और फ्लावर बर्ड्स का आना यही टिश्यू कल्चर के एक नॉर्मल मैनर का हिस्सा होते हैं, और यही हमारा बेसिकली ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन टू स्टेज। ये बेसिकली हमें दो स्टेज में देखने को मिलता है। एक होता है हमारा कॉलोजेनेसिस और शूट इनिशिएशन, एंड दूसरा होता है हमारा राइजोजेनेसिस और रूट इनिशिएशन। तो कॉलोजेनेसिस अगर कभी आप वर्ड सुनिए तो इसका मतलब होता है शूट इनिशिएशन, मतलब शूट का बनना, ये कहलाता है कॉलोजेनेसिस। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ रूट की, तो राइजोजेनेसिस कहलाता है रूट इनिशिएशन, रूट का बनना राइजोजेनेसिस कहलाता है। बोथ टाइप जो ऑर्गेनोजेनेसिस होते हैं वो कंट्रोल होते हैं हमारे किसके द्वारा? हॉर्मोन्स के द्वारा। अगर हम बात करें जैसे कि हमारा ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है। अगर हम इनको एक नॉर्मल मतलब बदल बदल के रेशियो का इस्तेमाल करें, कभी ऑक्सिन को ज़्यादा, साइटोकाइनिन को कम, कभी साइटोकाइनिन का रेशियो कम करके ऑक्सिन को ज़्यादा, तो इससे हमारे रिस्पेक्टिवली हमारा जो प्लांट है उसका कभी रूट डेवलप करेगा तो कभी शूट डेवलप करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हो सकता है कि ऑक्सिन प्रमोट करता हो रूट को, साइटोकाइनिन शूट को। तो इस तरीके से
कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमारे प्लांट बेसिकली डेवलप करते हैं। तो जो हार्मोन्स जिसको भी बढ़ाने में मदद करेगा, जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं ऑक्सिन को मान लेता हूँ, ऑक्सिन रूट को प्रमोट कर रहा है, तो हम भाई ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, रूट बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं और डेवलपमेंट होता है। यार एक बात सीधी सी बताओ, अगर आपके अंदर आपके पास आपकी सेल के पास में इंफॉर्मेशन ही ना हो कि आपको क्या बनाना है, तो क्या वो बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। तो हमें हार्मोन्स देना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले ही समझाया है कि हार्मोन्स इज़ अ सिग्नल मॉलिक्यूल्स। हार्मोन्स हमारी सेल को इंफॉर्मेशन देता है, आदेश देता है जाकर के कि आपको ये बनाना है, तब सेल हमारी बनानी शुरू करती है। तो यहाँ पे भी यही काम है, हम हार्मोन्स को कंसंट्रेशन को बदलते हैं तो शूट और रूट के फॉर्मेशंस में भी इफेक्ट पड़ता है। ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। नो डाउट है भाई, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमारी एक लिविंग सेल होती हैं, हाईली डिवाइडेबल सेल होती हैं और नए स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले खड़ी होती हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मेरिस्टेमॉइड्स विच इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमोडियम। प्राइमोडियम मतलब जहाँ से हमारे प्लांट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर विद इन द सिस्टम दिस प्राइमोडियम डेवलप इनटू शूट, रूट एंड एम्ब्रियोइड। और बाद में यही प्राइमोडियम डेवलप करते हैं रूट, शूट एंड एम्ब्रियोइड को। अब जैसा कि ये स्लाइड आपको एकदम बातें क्लियर एक्सप्लेन कर दे रहा है कि किस तरीके से जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है वो जो है जब डेवलप होता है, शूट का फॉर्मेशन होता है तो शूट का डेवलपमेंट होता है, रूट का फॉर्मेशन होता है तो रूट का डेवलपमेंट होता है। और जब ये दोनों डेवलपमेंट हो जाते हैं तो इसी को हम लोग बेसिकली ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। पर ये दोनों डेवलपमेंट जो होते हैं ना, वो बेसिकली हार्मोन्स पे बेस्ड होते हैं। अगर हार्मोन्स नहीं हुआ तो डेवलपमेंट शायद असंभव हो जाएगा और बिना हार्मोन्स के प्लांट ग्रो कर ही नहीं सकता। यार सीधी सी बात है, क्योंकि जो प्लांट के जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो बेसिकली इनके हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन। अगर हम प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें भाई शूट और रूट एपेक्स के लिए या फिर शूट और रूट के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का होना तो 100% कंपलसरी है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऑर्गेनोजेनेसिस के शुरुआत के स्टेज में हमें जो है वो इन दो हार्मोन्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। अगर हम उसके बाद बात करें आपसे नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलता है, तो आगे इस स्लाइड में भी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड्स देखने को मिलती हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एक साइकिल डिज़ाइन की हुई है जो कि आपको ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस को बताएगी। साथ में इसमें इसी साइकिल में आपको टिश्यू कल्चर का भी हल्का सा टेक्सचर दिखाई देगा। तो जैसे कि हम सबसे पहले एक प्लांट को लेते थे टिश्यू कल्चर में, उसकी लीफ को ले लेते थे, ठीक है ना, उसकी लीफ को ले लेते थे। तो जिस प्लांट को हम चुनते थे उसको क्या कहते थे, एक्स प्लांट कहते थे, राइट कहते थे ना। फिर उसके बाद हम उसकी पत्तियों का छोटा सा टुकड़ा ले लेते थे या फिर उनसे सेल को निकाल लेते थे। कुछ भी करके हम लोग उसको क्या करते थे, कल्चर मीडिया तैयार करते थे। कल्चर मीडिया मैंने बताया है, कल्चर मीडिया क्या होती है। आपने अगर टिश्यू कल्चर का पहले वीडियो नहीं बनाया तो जाकर के पहले टिश्यू कल्चर का वीडियो देखो मेरा वाला, क्योंकि मैं इसमें नहीं बताऊँगा आपको सारी बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि आप कल्चर मीडिया में मामले में बस इतनी चीज़ जानिए कि एक ऐसा मीडियम तैयार किया जाता है जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए कंपलसरी हो। मतलब प्लांट की रिक्वायरमेंट जो भी है फूड की, वो ये कल्चर मीडिया उसको प्रोवाइड करा दे। इसमें शुगर, हर चीज़, प्रोटीन्स, हर चीज़ होती है इसमें। बेसिकली शुगर ही रिच होता है ये, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसमें हम लोग इस एक्स प्लांट को डाल देते हैं, फिर इसको ग्रो कराते हैं। तो जब शुरुआत में ग्रो करता है ना, तो ये हमारा कैलस बनाता है। कैलस बता दिया, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ये जो मास का टुकड़ा होता है, मतलब सेल का जो टुकड़ा होता है ना, वो डिवाइड करता चला जाता है। मतलब सेल अपने आप से 1 से 2, 2 से 4 बनती चली जाती हैं, बट इनका कोई शेप और साइज नहीं होता है। अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल, इसी कारण इसको बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल। मतलब इनका ना तो रूट होता है, ना स्टेम, ना लीफ, कुछ भी पता आता नहीं होता है। ये बस डिवाइड करती चली जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैलस। तो भाई हर बार पूछता है कैलस वगैरह के बारे में, इसलिए तैयार रखिएगा। साथ में हम इसको चाहें तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी डेवलपमेंट करा सकते हैं। इस प्लांट की जो पार्ट है उसको हम लोग शूट, अगर वो निकलनी शुरू हो रही है तो हम लोग वहाँ पे शूट बर्ड इंडक्शन भी करा सकते हैं। तो अभी ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे डायरेक्ट होता है, कैसे इनडायरेक्ट होता है, ये भी सब आगे है। आगे क्या होता है कि यहाँ पे जब हम लोग क्लैलस बना लेते हैं, शूट बर्ड इनिशिएशन होना शुरू होता है, हार्मोन्स वगैरह डाल देते हैं,
तो उसके बाद भैया हमारा जो प्लांटलेट्स है, रूट वगैरह का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, तब हम उसको उठा करके बाहर ग्रो करा देते हैं। तो ये प्लांट का हमारा एक नॉर्मल साइकिल था जो हम करते हैं लैब के अंदर। पर यहाँ पे आपको कहीं पे भी एम्ब्रियो वगैरह बनता दिखाई दिया? आप कहोगे यार बिल्कुल नहीं दिया मुझे एम्ब्रियो बनता हुआ। यही चीज़ तो टिश्यू कल्चर में हम देखते हैं। यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं बन रहा है क्योंकि फर्टिलाइजेशन या फिर जो जाइगोटिक स्टेज होती है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। जाइगोटिक स्टेज अब आप लोग सब जानते हो ना, ये तो नहीं समझाना पड़ेगा ना मुझे, तो ये सब चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। अगर हम उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस टू टाइप्स डिपेंड ऑन हार्मोनल कॉम्बिनेशन ऑफ द कल्चर मीडिया। भाई कल्चर मीडिया तो है ही है, पर कल्चर मीडिया के साथ में हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि जो हार्मोन्स होता है ना, जितने भी हमारे प्लांट हार्मोन्स है, सारे प्लांट हार्मोन्स ऑलरेडी, सब के सब प्लांट हार्मोन्स हमारे प्लांट के हर पार्ट में मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं कि जिब्रेलिक एसिड केवल सीड में या फिर स्टेम में मौजूद, नहीं, वो लीफ में भी मौजूद है। तो ऐसा नहीं कि ऑक्सिन रूट में मौजूद है, सूट में नहीं, हर जगह पे ऑक्सिन मौजूद है। बट जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, बस इतनी सी बात है। ऑक्सिन की ज़रूरत है तो ऑक्सिन 10 गुना होगा, बाकी चीज़ें 1 गुना 2 गुना होंगी, ठीक है। तो जिसकी ज़रूरत है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डायरेक्ट रीजनरेशन। अगर आपको डायरेक्ट रीजनरेशन कराना है, डायरेक्ट रीजनरेशन मतलब कि आपको सीधे जो है टुकड़े से, एक्स प्लांट से आपको सीधे प्लांटलेट बनाना है, तो आप एक काम करिए, ऑक्सिन साइटोकाइनिन, ऑक्सिन का कंसंट्रेशन कम करिए, साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, जिससे कि सूट बननी शुरू हो जाएगी। एक काम कर सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन आप 10 का रेशियो 1 रखिए, इंड्यूस रूट फॉर्मेशन, ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन घटा दीजिए, और भैया आपका रूट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि हमें जो चाहिए टिश्यू कल्चर में हमें वो मिल जाता है। तो ये दोनों कंडीशंस को हम अप्लाई करते हैं और प्लांट को बना लेते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा प्लांट को बनाना। तो समझ में आया मेरी बात? तो यहाँ पे एक तरफ हमारा सूट आपका इंड्यूस हो रहा है, सूट बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ हमारा रूट बढ़ रहा है, ठीक है। सबको बात समझ में आ रही? यही होता है हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस। डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में देखो हमने क्या किया, एक्सप्लांट किया, मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, प्राइमोर्डिया डेवलप करनी शुरू हुई, और उसके बाद डायरेक्ट रीजनरेशन ऑफ एक्सप्लांट इनटू प्लांटलेट्स। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था चार्ट में कि क्या बनाया था हमने, ये अगर आप ध्यान में देखो ये डायग्राम को, तो हमने क्या बनाया हुआ था डायग्राम में कि सीधे एक्स प्लांट से क्या बना लिया था, शूट बड़े बनाना शुरू कर दिया था, प्लांटलेट बनाना शुरू कर दिया था। तो ये डायरेक्ट होता है। क्या होता है डायरेक्ट? उसमें कैलस जो स्टेज है वो मौजूद नहीं होती। तो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में कैलस की जो स्टेज होती है वो मौजूद नहीं होती। यहाँ पे बड आने शुरू हो जाते हैं, ये देख रहे हो ना, बड होते हैं ये, और फिर इन्हीं के बड से बगल अगल से भी बड निकलने शुरू हो जाते हैं, ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं, और हमारे प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में होता है। दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन मेनी प्लांट स्पीसीज। ये हमें कई तरह की प्लांट स्पीसीज में देखने को मिलता है, और ये बेसिकली हमारे किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे हार्मोन्स के कॉम्बिनेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। कौन? डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। इस बात को ध्यान में रखेंगे। पहले हम लोग ऑक्सिन, फिर साइटोकाइनिन ऑक्सिन, इस तरीके से हम अल्टरनेट में हार्मोन्स के कॉम्बिनेशंस को बदलते हैं और हमारा कल्चर मीडिया में डालते हैं उसको, और इस तरीके से हमारा जो प्लांट है वो डेवलप कर जाता है। तो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में आपने क्या देखा कि यहाँ पे हमें जो है वो कैलस का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। आगे की तरफ अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस ऑर्गेनोजेनेसिस में, तो इसमें हमें एक्सप्लांट, कैलस, फिर मेरिस्टेमॉइड और फिर प्राइमोडियम देखने को मिलता है, जिससे कि हमारी प्लांट निकलती हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें कैलस का भी स्टेज आ रहा है। द इनडायरेक्ट कैलस इज फर्स्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द एक्सप्लांट, एक्सप्लांट से कैलस, फिर उसके बाद उसकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, फिर उसके बाद प्राइमोडियम बनेगी। इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करें तो अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस है वो काम करती है, तो वो सब चीज़ें भी बात करेंगे अभी आगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एक्सप्लांट पे या फिर जो कि हमारे टिश्यू ऑर्गेनोजेनेसिस पे प्रभाव डालते हैं, रीजनरेशन पे प्रभाव डालते हैं, उसको भी यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। अगर हम बात करें सोर्स ऑफ एक्सप्लांट, पहली बात है कि जो हम लोग प्लांट ले रहे हैं वो प्लांट किस तरीके का है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, द ऑर्गन दैट इज़ बी सर्व्ड एज टिश्यू सोर्स, ठीक है। जो भी ऑर्गन हम लें
वो ऑर्गेन हमारा टिश्यू सोर्स हो, मतलब उसमें टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होना ज़रूरी है। ये भी चीज़ तो आप ध्यान में रखेंगे। फिजियोलॉजिकल एंड ऑन्टोजेनिक एज ऑफ ऑर्गेन। तीसरा पॉइंट, द सेशन विच एक्सप्लांट इज ऑब्टेन, द साइज ऑफ एक्सप्लांट। ये तमाम तरह की चीज़ें कि जो सीज़न है, जो भी हमें लोग एक्सप्लांट ले रहे हैं वो एक्सप्लांट किस सीज़न का है ये भी जानना ज़रूरी है, और आप किस सीज़न में ग्रो करा रहे हैं ये भी जानना ज़रूरी है। मतलब आप जिस प्लांट को ले रहे हो वो ठंडी में है, गर्मी में है, स्प्रिंग सीज़न में है, फॉल सीज़न, आप कब ले रहे हो और वो प्लांट किस कंडीशन में फेवरेबल है, वो ही कंडीशन तो आप उसको दोगे ना लैब के अंदर, है कि नहीं। अब गर्मी का प्लांट है तो उसको गर्मी वाला ही तो लैब के अंदर दोगे कि उसको ठंडी दे के मार डालोगे, नहीं, उसको गर्मी वाला ही देना है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसलिए उसका टेम्परेचर को जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। उसका जो ऑर्गेन का एज है भाई वो भी जानना ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं कि पता चला आपने कोई प्लांट का ऑर्गेन का निकाल लिया और उसकी एज ख़त्म हो चुकी है, उसके अंदर सेल्स नहीं है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। साइज़ ऑफ एक्सप्लांट, एक्सप्लांट की साइज़ पता होनी ज़रूरी है, ये भी ध्यान में रखो कि भाई जो प्लांट है हमारा वो कितना बड़ा है। पता चला आप लेकर के आए और वो प्लांट बड़ा है, ग्रो बहुत ही बड़ी करता है, प्लांटलेट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उस हिसाब से आपको लैब के अंदर व्यवस्था भी करनी होगी ना, बड़े प्लांट के लिए बड़ा लैब, समझ रहे हो ना। द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्लांट विल बी एक्सप्लांट आर टेकन। भाई देखो जितने भी प्लांट को आप ले रहे हो ना, पहली बात तो यार पैथोजन नहीं होना चाहिए, वरना सारा प्लांट का एकदम बेकार हो जाए। बहरहाल स्टेराइल करते हैं पर पैथोजन या इन्फेक्शन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम उसके बाद बात करें कल्चर इन्वायरमेंट, भाई आप जो भी लैब इस्तेमाल ले रहे हो उसमें कल्चर इन्वायरमेंट कैसा है, भाई आपके कल्चर का इन्वायरमेंट कैसा है, क्या कल्चर आप लोग इस्तेमाल में कर रहे हो, किस तरीके के कल्चर का इस्तेमाल करना चाहिए। फिजिकल फॉर्म ऑफ द मीडियम, भैया जो भी आप कल्चर कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से आप स्टेराइल करो। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अगार, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एगार, ठीक है, एगार को चेक करो। पीएच ऑफ द मीडियम, जो भी मीडियम कल्चर मीडिया उसका पीएच ज़रूर चेक करो, क्योंकि कौन सा प्लांट किस पीएच पे ग्रो करता है ये किसी को पता नहीं होता है। पर जब आप लोग एक बार मिट्टी की थोड़ी सी स्टडी करते हो उस प्लांट की, कहाँ पे वो प्लांट है, किस तरीके के सॉयल कंडीशन में रह रहा है, तो फिर आपको पीएच भी देखनी पड़ेंगी। बहरहाल नॉर्मल पीएच होना चाहिए, और ना हो पीएच ज़्यादा कम तो द बेस्ट है। पर कुछ प्लांट एसिडिक होते हैं तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, भैया आप जानते ही हो सारी बात कि लाइट का होना कंपलसरी है सारी चीज़ों के लिए। टेम्परेचर भाई आपको बना करके रखना है, मेंटेन करना है, प्लांट ग्रो करा रहे हो तो ये भी इफ़ेक्ट डालता है कि कल्चर मीडिया किस तरीके का टेम्परेचर में है। अगर प्लांट हमारा गर्म वातावरण वाला है तो थोड़ा सा वार्म रखेंगे, तो इस तरीके से टेम्परेचर मायने रखती है। ह्यूमिडिटी कंपलसरी है। अगर हम बात करें गैसेस एटमॉस्फेयर विद इन द वेसल्स, वेसल्स के अंदर जो गैस है वो अगर फ्रेशनेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हो कॉम्बिनेशन तो द बेस्ट है, वो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये हमारे कल्चर का इन्वायरमेंट होता है जो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म है जिसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, और ऑर्गेनोजेनेसिस में ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में अब हम आपसे बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे टिश्यू कल्चर में जो हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस होता है जिसको हम लोग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। सोमैटिक इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी जाइगोटिक फॉर्मेशन नहीं है, दो सेल का कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि हम लोग एक प्लांट से लिया हुआ है और उसको ग्रो करा रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसलिए हम इसको सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग सिंगल सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दो सेल को फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सेल इनिशिएटिंग एंड डेवलपमेंट पाथवे दैट लीड टू रिप्रोड्यूसिबल रीजनरेशन और नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो कैपेबल ऑफ जर्मिनेटिंग द फॉर्म कंप्लीट प्लांट। इसमें क्या होता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में हम लोग एक सिंगल सेल लेते हैं, सिंगल सेल को ग्रो कराते हैं, ग्रो कराने के बाद नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो जो होता है हमारा, नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के बना जो एम्ब्रियो होता है उसको ग्रो कराते हैं एक कंप्लीट प्लांट के अंदर, यही कहलाता है हमारा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अंडर नेचुरल कंडीशंस द पाथवे इज नॉट नॉर्मली फॉलोड। अंडर नेचुरल कंडीशन के अंदर हम इसको नहीं कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं। तो नेचुरल कंडीशंस में तो प्लांट जवाब दे जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बचेगा। बट फ्रॉम द टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर के थ्रू हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करा सकते हैं। अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड अल्टरनेटिव टू ऑर्गेनोजेनेसिस फॉर रीजनरेशन द होल प्लांट। तो इस तरीके से हम एक सिंगल प्लांट से क्या करा सकते हैं कि हम लोग टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करा सकते हैं। पर सवाल आता है कि सर ऐसा क्यों। देखिए बहुत सारी ऐसी वेराइटी होती है जो कि हमें सिंगुलर चाहिए,
हम किसी के साथ में उसको फ्यूज़ करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, तो उसकी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक टाइम पे हम उसको ध्यान में रखते हैं, दूसरे टाइम पे हम लोग ध्यान में रखते हैं, वो ये रखते हैं कि जो पॉलिनेशन होता है वो किस तरीके से हो रहा है, तो वो भी काफ़ी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो सोमैटिक होता है और हाइब्रिड वेराइटीज़ बनाने के लिए भी जब हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो जाता है। हाउ टू सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोड्यूस? इन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर भी एम्ब्रियो बनता है जैसे हर चीज़ में बनता है, बस वो जो होता है वो सोमैटिक एम्ब्रियो होता है, इस बात को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एम्ब्रियो उसी तरह बनेगा जैसे नॉर्मल बनता है हमारा डाइकॉटिलिडन मोनोकॉटिलिडन, बट यहाँ पे आपका बस इतनी बात ध्यान में रखो कि वो सोमैटिक होगा। होल प्लांट इज वे इन एनालॉग टू जाइगोटिक एम्ब्रियो, बिल्कुल दिखने में जाइगोटिक एम्ब्रियो जैसा होगा, फॉर्म एज सोमैटिक टिश्यू, लेकिन बना पूरी तरीके से सेम तरह की टिश्यू से होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। दिस सोमैटिक एम्ब्रियो एस ई को शॉर्ट में बोलेंगे कैन बी प्रोड्यूस आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनते हैं। टू वेज होते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के, आइए चलिए देखते हैं। डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस द एम्ब्रियो फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम सेल और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ इंटरवेलिंग थैलस। जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, यहाँ पे भी थैलस का फॉर्मेशन नहीं होगा डायरेक्ट वाले में, जबकि अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्ट वाले में तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जनरली रेयर इन कंपैरिजन विद इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी आप टिश्यू कल्चर करते हो भैया तो उसमें कैलस बनना कंपलसरी होता है। बहुत कम ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कैलस नहीं बनता, डायरेक्ट ऑर्गेन डेवलप करने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इनडायरेक्ट में हमें क्या होता है भाई? कैलस का फॉर्मेशन होता है एक्सप्लांट के बाद, जैसा कि अभी हम लोग ने वहाँ पे देखा। फिर उसके बाद आपके सेल के कई स्टेज, जैसे एम्ब्रियो, जैसे कि आपका जो हमारा सोमैटिक एम्ब्रियो है उसमें आपका एक होता है ग्लैंडुलर शेप, एक होता है टॉर्पीडो शेप, एक होता है हमारा हार्ट शेप। तो ये तमाम तरह के शेप यहाँ पे भी बनेंगे जो हमारा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में होता है। अगर आप कभी जा करके एम्ब्रियो का पेपर देखेंगे तो पता चलेगा कि जब प्लांट का एम्ब्रियो बनता है तो ये सारे शेप हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो शेप जाइगोटिक होते हैं, इसमें जाइगोटिक नहीं होते क्योंकि ये सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया इतनी बात ना? आगे चलते हैं, डायग्राम देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हमने एक मैच्योर प्लांट लिया, इसकी पत्ती को लिया, कैलस बनाया। कैलस पता है आपको क्या होता है ना? कैलस हमने इस कल्चर मीडिया के अंदर इसको ग्रो कराया, एक मास ऑफ सेल बन गया जिसका कोई भी शेप साइज नहीं है। फिर उसमें बड़े बड़े एम्ब्रियोइड बनने शुरू हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोइड बनना। जब एम्ब्रियोइड बन गए तो हमने एम्ब्रियोइड को ट्रांसफ़र कर दिया सेमी सॉलिड मीडियम में, क्योंकि अभी मैच्योर हो गया है थोड़ा मोड़ा, तो इतना ये झेल लेगा। अगेन क्या हुआ, इन्हीं सेमी सॉलिड जो मीडियम में जो हमारे एम्ब्रियोइड्स होते हैं वो ग्रो किए, ग्लैंडुलर शेप बनाया, लेकिन ये सभी सेल सोमैटिक थी। फिर टॉर्पीडो शेप बना, ये भी सोमैटिक सेल थी हमारी, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है यहाँ पे। और फिर कॉटिलिडनरी शेप बना। कैसा बना? कॉटिलिडनरी शेप बन गया, मतलब कॉटिलिडन्स डेवलप किया, और फिर उसके बाद हमारा प्लांट बन गया, फिर मेच्योर प्लांट बन गया। तो ये जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, इसको क्या बोलते हैं? सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इतने पार्ट का जो डेवलपमेंट है वो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है। अगर आप नॉर्मल प्लांट देखोगे ना जिसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह हो रही है, उसमें भी ये स्टेज पाई जाएंगी, पर वो सोमैटिक सेल नहीं होंगी। तो ये सोमैटिक सेल से बनी हुई एम्ब्रियो होती हैं और फिर इनसे हमारा प्लांट डेवलप करता है। तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है जिसमें कैलस का फॉर्मेशन हुआ है। डायरेक्ट वाले में सीधे एक्स प्लांट से एम्ब्रियोइड बन जाते हैं, तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, उसमें कैलस का फॉर्मेशन, पर ये रेयर होता है। ये क्या होता है? रेयर होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो ख़त्म होता है। तो आपने क्या क्या चीज़ें देखा? आपने यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस भी देखा। एम्ब्रियोजेनेसिस में ध्यान रखिएगा, कैलस के फॉर्मेशन को ध्यान में रखिए बस, बाकी चीज़ वही है जैसे हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस था वैसे यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस है। बस यहाँ पे मेरिस्टेमॉइड सेल बनती थी, वहाँ पे हमारा पूरा सोमैटिक एम्ब्रियो ही बन रहा है। यहाँ पे प्राइमोडियम डेवलप करती थी, वहाँ पे हमारा सोमैटिक एम्ब्रियो बनता है, फिर सारी चीज़ें होती हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियोज़ आपको भी ग्रेजुएशन के नीट के यही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।